लिखा गया है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रथे, थोथा दई उड़ाए। सो कबीर दास जी कहते हैं कि हमें एक ऐसा अच्छा इंसान बनना चाहिए, साधु मतलब अच्छा इंसान बनना चाहिए, जो कि जैसे हम विनोइंग के प्रोसेस से, विनोइंग क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अनाज को उसके भूसे से या छिलके से अलग करते हैं, यानी कि उपयोगी चीज जो अनाज हमारे काम की है उसको हम रख लेते हैं और उसके ऊपर का जो छिलका हमारे काम का नहीं है उसको अलग कर देते हैं। वैसे ही जो अच्छा इंसान है वो बेकार चीजों को, अपने दोषों को अलग कर देता है, छोड़ देता है और जो उसके गुण है उसको वो अपना लेता है। यही यहाँ पर ट्रांसलेशन में लिखा गया है। सो जस्ट लाइक विनोइंग, मैंने आपको बताया विनोइंग मतलब छानने की प्रोसेस, चिंता मत कीजिए सारे टर्म्स आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो जैसे विनोइंग के प्रोसेस में मेक्स द हस्क ब्लो अवे व्हाइल रिटेनिंग द ग्रेन्स, अनाज को रख के हम उसके भूसे को, हस्क मतलब होता है छिलका या भूसा, उसको हम उड़ा देते हैं। वैसे ही सिमिलरली सेजेस लेट द वर्च्यूज स्टे व्हाइल डिस्कार्डिंग द वाइसेस, सेजेस यानी साधु संत, जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने वर्च्यूज यानी गुण को अपने पास रखते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं यानी त्याग कर देते हैं किस चीज का, वाइसेस का, जिसे हम दोष कहते हैं। ओके, सो हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और बुरे गुणों को छोड़ देना चाहिए या उसका त्याग करना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो मल्ली एंड हिज सिस्टर वली आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वेकेशन। सो मल्ली और सिस्टर है उसकी वली, जो दोनों एक्साइटेड हैं समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाने के लिए। Their parents have planned a trip to visit their relatives and friends living across India. They always stay in touch with their relatives and friends. Do you also keep in touch with your loved ones? So ये लोग हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स के, रिलेटिव्स के कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं। आप लोग भी ऐसा जरूर करते होंगे, ये आपसे पूछा गया, आपको बताना है। Now, their first halt is at their nani's maternal grandmother's house in Haryana. जब गर्मी की छुट्टी में वो घूमने निकलते हैं तो सबसे पहला जो रुकने का जगह आता है उनका वो है नानी का घर, जो कि हरियाणा में है। इट इज सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड्स। मली एंड वॉली आर फैसिनेटेड बाय द वेराइटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन द कोर्टयार्ड। सो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े खेत हैं, फील्ड्स हैं, और दोनों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, फैसिनेटेड होते हैं कि कितने बड़े बड़े अनाज के जो ढेर हैं वो लगे हुए हैं उनके कर्टयार्ड में, आंगन में। दे मामी जो कि मैटरनल आंट होती हैं और मामा जो कि मैटरनल अंकल होते हैं, मतलब कि मम्मी के भाई, along with other community members are busy separating small stones and husk from the grains with their hands. आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में सभी लोग, उनके मामा मामी और बाकी के लोग बिजी हैं किस चीज में, ग्रेन्स जो अनाज के दाने हैं उसमें से जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, भूसा है या भूसी है, उसको अलग करने में। इस तरीके से हाथ का यूज करके हम जो अनाज है, इंपॉर्टेंट चीज है खाने की, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कंकड़ पत्थर हो गए या भूसा हो गया उसको अलग करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। देखो आगे लिखा हुआ है, मली एंड वली आर क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज बीइंग डन। दोनों बहुत क्यूरियस थे, एक्साइटेड थे जानने के लिए कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो देयर नानी नोटिसेस देयर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेन्स। तो उनकी नानी देखती है कि बच्चे बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो नानी एक्सप्लेन करती है, आर फिट फॉर कुकिंग। नानी बताती है कि हम ये पत्थर छोटे छोटे इसलिए हटा रहे हैं ताकि अनाज जो है वो खाने लायक बन सके। आप सोचो चावल खा रहे हो और उसमें कंकड़ पत्थर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो इसीलिए अनाज साफ किया जाता है ताकि वो खाने के लायक बन सके। They go around the house to see the fields and the cattle. To keep them busy, Nani gives them a challenge of hand picking small stones from grain while keeping their eyes closed. अब वो घर के आसपास दोनों जाते हैं फील्ड्स को देखने। नानी उन्हें एक टास्क देती है, चैलेंज देती है कि आंख बंद करके आपको ये जो ग्रेन्स है इसमें से स्टोन्स को अलग करना है ताकि बच्चे बिजी रह सकें। आगे देखते हैं क्या होता है। So here you can see the method of picking by hand from a mixture. मिक्सचर क्या होता है, when two or more substances are mixed. जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिली होती हैं तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। ओके, सो जो हम
मिक्सचर में से चीजों को अलग करते हैं such as small stones and husk from wheat and rice is called hand picking. हाथ का यूज करके जब मिक्सचर में से, जैसे हमने धान में से या चावल में से पत्थरों को, कंकड़ों को अलग किया गेहूं में से, तो उसे हम बोलते हैं हैंड पिकिंग का प्रोसेस. सो इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल. तो हम इसको किस बेसिस पे करते हैं कि साइज क्या है, बड़ा छोटा है, कलर क्या है या शेप क्या है पार्टिकल का. इफ द पार्टिकल्स टू बी रिमूव्ड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज then can be easily picked by hand. Hand picking proves to be a convenient method. जब चीजें बड़ी हो या छोटी क्वांटिटी में हो, मतलब या थोड़े से चावल साफ करने हैं तो आप कर सकते हैं आसानी से, है ना. तो जब भी छोटी क्वांटिटी में हमें चीजों को साफ करना होता है, सेपरेट करना होता है, तो हम हैंड पिकिंग का मेथड यूज करते हैं, हाथ से साफ कर देते हैं. एट लंच, अब ये जो इमेज है इसके बारे में दिया है कि लंच के समय मली एंड वली आर सर्व्ड स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल पुलाव. ये लोग पुलाव खाते हैं. while eating the pulao, Nani observes that Mali is separating whole black peppers from the pulao and is placing them aside on his plate. तो आप देखेंगे कि मली जो है खाते वक्त ब्लैक पेपर, जो भी काली मिर्च के दाने आ रहे हैं पुलाव में, उसको छांट छांट के थाली में एक जगह रखता है. नानी ये देखती हैं. So Wali playfully teases, wow, this is a hand picking method, nice one. तो उसकी सिस्टर उसे चिढ़ाती है और मजाक करते हुए कहती है कि ये तो हैंड पिकिंग हो गई. हैंड पिकिंग कब होती है? जब मिक्सचर में से हम किसी सब्सटेंस को अलग करते हैं. सो पुलाव में से जब उसने काली मिर्च के दाने अलग किए तो क्या हो गया? हैंड पिकिंग हो गया. तो नानी ये ऑब्जर्व करती हैं और कहती हैं, नानी टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड एनकरेजेस मली टू ईट इट. नानी कहती हैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को खाने के बहुत से फायदे होते हैं और वो उसे मनाती हैं कि उसे खाना चाहिए. तो देखिए इस तरीके से, जैसे ये पुलाव है, इसमें से मली ने देखो कैसे काली मिर्च के दानों को अलग कर लिया. तो हैंड पिकिंग, क्योंकि हम हैंड से पिक कर रहे हैं और अलग कर रहे हैं. आगे है, लेटर इन द डे देयर मामा टेक्स देम टू द फील्ड्स वेयर दे ऑब्जर्व bundles of harvested wheat stalks lying in the fields. थोड़ी देर बाद मामा जी उन दोनों बच्चों को लेकर फील्ड में जाते हैं, खेतों में, जहां पर बहुत सारे गेहूं की जो फसल होती है उसको काट के और इकट्ठा करके रखा होता है. आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं. Some stalks are spread in the sun for drying. कुछ जो स्टॉक्स होती है गेहूं की फसल, उसको धूप में फैला के रखा जाता है ताकि वो सूख जाए. Now both of them pick up stalk each and notice numerous grains attached to it. अब दोनों मली और वली क्या करते हैं, गेहूं की जो फसल है उसके एक दो पौधों को उठाकर देखते हैं और देखते हैं कि उसमें ऊपर अनाज चिपका हुआ है. मैं आपको आगे दिखाऊंगी, है ना. अनाज के दाने उसी पौधे में होते हैं. सो अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग द स्टॉक्स ऑन अ लार्ज वुडन लॉग. क्यूरियसली वली आस्क मामा, व्हाई आर दे डूइंग दिस. सो वो देखते हैं कि कुछ फार्मर्स वहां पर एक लकड़ी रखी हुई है गोल, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं. उस पे उस अनाज की जो स्टॉक्स हैं, पौधे हैं वीट के, उसको जोर जोर से पटकते हैं. तो वली अपने मामा से पूछती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो मामा एक्सप्लेन करते हैं, दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन. वो इसलिए गेहूं की पौधों को इसलिए जोर जोर से पटक रहे हैं कि इससे क्या होगा, इसमें से अनाज के दाने सारे नीचे गिर जाएंगे. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज नोन एज थ्रेशिंग. इसी प्रोसेस को, जिसमें हम अनाज के पौधों में से अनाज के दाने को अलग करते हैं, उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं. Farmers work hard yet they enjoy their work. From time to time they sing folk songs while working. Farmers अपने काम को बहुत पसंद करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं. बीच बीच में वो लोग वहाँ के जो लोकगीत हैं उसको भी गाकर अपना टाइम पास करते हैं. सो देखिए इस तरीके से फसल होती है खेतों में. इसमें ऊपर आप देख सकते हैं गेहूं के दाने चिपके हुए हैं जो कि भूसे के साथ हैं.
देखिए यहाँ पर है ना। सो इसको क्या करते हैं, पहले वो लोग धूप में सुखाते हैं, खेतों में रखते हैं, ऐसे पाइल अप करके आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मर इकट्ठा कर रहा है उसको। फिर वहां पर आपने इमेज में देखा था कि बड़ी सी लकड़ी रखी है, उस पे वो लोग जोर जोर से स्टॉक्स को पटक रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वुडन लॉग ही हो, हम किसी भी ऐसे राउंड चीज पे या किसी भी हैवी चीज ऐसे जोर जोर से इसको बीट करके थ्रेश करके और अनाज को अलग करते हैं। देखिए इस प्रोसेस से। ओके, सो ये हो गया हमारा थ्रेशिंग का प्रोसेस। नाउ यहाँ पर दिया है हैव फन व्हाइल यू लर्न, एक्सप्लोर फोक सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन एंड ट्राई टू सिंग अलोंग विद योर फ्रेंड्स। आपके रीजन के, आपके एरिया के जो लोकगीत हैं उनको आपको जानना है, पूछना है अपने बड़ों से, और फिर उसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप गा सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। द सेपरेटेड ग्रेन्स गेट मिक्स्ड विद पाइल्स ऑफ हस्क। अब हमने देखा कि वो जोर जोर से ऐसे पटक रहे हैं गेहूं के पौधों को, तो उसमें क्या होगा, गेहूं के अनाज तो अलग होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ लकड़ियां टूटी हुई इसमें मिल जाएंगी, कुछ भूसी जो जो ऊपर का छिलका होता है अनाज का वो भी उसके साथ ही रहेगा। नाउ वली whispered to Mali, will the farmers handpick the grains to remove them from so much husk? She wonders how much time will the farmers take to separate these? So वली जो है वो whisper करती है, मली से कहती है अपने भाई से कि क्या अब ये जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, ये इस भूसे में से सारे अनाज के दानों को चुनेंगे? इतने सारे गेहूं हैं, वो सोचने लगती है बाप रे कितना टाइम लगेगा फार्मर्स को वो अलग करने में। सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इतने सारे अनाज को हैंड पिक कैसे कर सकते हैं, हाथ से तो अलग कर नहीं सकते। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस रेज्ड बाय वली। सो कैसे सेपरेट करेंगे ये जानने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ लिखा है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस इज मिक्स्ड विद चना दाल। कैन यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर बाय एनी मेथड अदर देन हैंड पिकिंग? सो यहाँ पे कह रहा है कि मुरमुरा यानी जो पफ्ड राइस होता है वो आप ले लो और उसमें चने की दाल अगर मिक्स कर दी ऐसे, तो एक तरीका तो ये कि हैंड पिक कर सकते हैं, हम चने की दाल को अलग कर सकते हैं हाथ से बिन के, है ना। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और मेथड है? सो हाँ, एक मेथड है। क्या? कि जो मुरमुरा होता है बहुत हल्का होता है, फूकोगे तो वो हल्का है उड़ जाएगा, लेकिन चने की दाल हैवी है तो वो वहीं रह जाएगी। इसी बेसिस पे हम वली के इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि कैसे किसान इतने सारे जो अनाज के दाने हैं सो कैसे सेपरेट करेंगे। ये तो एक्टिविटी देख लेते हैं आगे। सो लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स एंड रब देम बिटवीन योर पाम। व्हाट हैपेंस? देखिए इस तरीके से मूंगफली के दाने लेने हैं हाथ पे, दोनों हथेलियों के बीच में आप उसको रख के और इस तरीके से रब करेंगे तो क्या होगा? इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव्ड स्किन एंड द पीनट्स? तो इस तरीके से छिलके आपको दिखने लगेंगे। अब क्या आप पीनट को इन छिलकों से अलग कर सकते हो? नाउ ट्राई ब्लोइंग इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इस तरीके से जब आप ब्लो करोगे, फूकोगे, तो सारे छिलके उड़ जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि छिलके हल्के हैं एज कंपेयर टू मूंगफली के दाने, पीनट से, है ना। सो विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव? पीनट स्किन और पीनट आर ब्लोन अवे। क्या उड़ के जाएगा? पीनट जो मूंगफली का जो छिलका है, स्किन है, वो उड़ेगा या पीनट ही उड़ जाएगा? यू ऑब्जर्व दैट ग्लोइंग एयर सेपरेट्स द हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। जब हमने इसके ऊपर फूका, ब्लो किया, तो हैवियर प्रोडक्ट जो है, जो कि मूंगफली के दाने, वो हमारे हाथ में रह गए, और लाइटर यानी जो हल्की चीज है वो उड़ के चली गई, है ना। सो हाउ डू यू थिंक फार्मर सेपरेट सो मेनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क? तो ये तो थोड़े से मूंगफली के दाने थे, माउथ से हमने ब्लो किया और छिलके अलग हो गए, लेकिन अनाज तो बहुत सारा है, तो फार्मर कैसे अलग करते होंगे? तो इसके बहुत से मेथड होते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनली अ सूप, जो बैम्बू ट्रे होता है, is used for separating heavier and lighter components of a mixture। ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, बैम्बू यानी बांस की बनी हुई इस तरीके की सूप होती है, ट्रे होती है, जिससे कि अनाज को अलग किया जाता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, है ना। सो इसमें क्या होता है, ऐसे जब हम ऊपर की तरफ उछालते हैं तो हैवी चीज पीछे रह जाती है और हल्की चीज नीचे की तरफ गिरती है उड़ उड़ के, है ना, जैसे आप नीचे वाले बर्तन में देख सकते हैं। सो आगे लिखा हुआ है
Next day, their Nana takes them to the field to show their process at work. अब ये जो काम है जिसमें हमने सूप का यूज करके कैसे छिलके अनाज से अलग किए वो दिखाने के लिए नाना जी बच्चों को फील्ड में ले जाते हैं. मली एंड वली ऑब्जर्व अ फार्मर स्टैंडिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म. वो इस इमेज में आप देखिए क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो फार्मर है किसान है वो स्टूल पे ऊंचाई पे खड़ा है. फार्मर इज मूविंग द बैम्बू ट्रे with threshed wheat grains in the direction of air or wind. ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगी, अभी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं. तो फार्मर क्या करता है, ऊपर एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे टेबल पे या कुछ पे खड़ा हो जाता है और जो बैम्बू ट्रे है सूप है उसमें अनाज को लेकर मूव करता है, हैंड को शेक करता है ना. इससे क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हवा मूव कर रही होती है हल्की चीजें यानी हस्क जो छिलके हैं वो उड़ के उस तरफ चले जाते हैं और अनाज क्योंकि भारी होता है तो वो नीचे गिर जाता है ना. सो व्हाट डू यू इन्फॉर फ्रॉम फिगर 9.4? डू बोथ द कंपोनेंट्स wheat grain and husk fall at the same place? Which of the two components get blown away? Can the wind separate the two components? So आपने इस इमेज के हिसाब से क्या सीखा? क्या दोनों चीजें अनाज और उसके छिलके एक ही जगह गिर रहे हैं? नहीं, अनाज भारी है तो स्ट्रेट नीचे गिर रहे हैं अनाज के दाने और छिलका हल्का है तो हवा की प्रेशर की वजह से हवा के डायरेक्शन में वो उड़ के जा रहा है ना. तो इसको आगे हम डिटेल में समझ लेते हैं. देखिए यहाँ पर फार्मर खड़ा है स्टूल पे और मान लो कि पेड़ जिस तरफ को मुड़ रहा है ना उधर हवा चल रही है. ये डायरेक्शन है विंड की जिधर एरो है ना. और ये सूप है फार्मर के हैंड में, इसमें उसने अनाज के दाने लिए. अब जब हवा इस तरफ को चल रही है तो क्या होगा, अनाज के दाने हैवी है तो ऐसे नीचे गिरेंगे है ना सेम जगह पे. और जो गंदगी यानी धूल मिट्टी या छिलका भूसा जो भी है उसमें अनाज के दानों में मिक्स वो हवा की वजह से हवा के डायरेक्शन में उड़ उड़ के जाने लगेगा है ना. तो यही चीज वहां पर एक्सप्लेन की गई है. सो ये जो मेथड हमने पढ़ा, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग. तो ये मेथड जिसमें हमने हवा की मदद से जो भी छिलके थे या भूसा था या जो भी हल्की चीजें थी अनाज में मिक्स उसको अलग की, उसे हम विनोइंग का प्रोसेस बोलते हैं जो कि शुरू में कबीर दास जी के कोट में भी आया था है ना. सो हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज बीइंग डन एट योर होम? क्या आपने कोई एक्टिविटी देखी है ऐसी आपके घर पे भी हो रही हो जिसमें हम हैवी चीज को हल्की चीज से अलग करते हैं? किसकी मदद से? विंड की मदद से. तो यहाँ पर देखिए वली इज अनेबल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम राइस इन अ क्लोज्ड रूम. हाउ कैन यू हेल्प हर? अब मान लो कि वली जो है ट्राई कर रही है अनाज के दानों से छिलकों को अलग किया जाए लेकिन वो बंद कमरे में कर रही है. तो कैसे होगा? इसके लिए तो एयर चाहिए. तो आप इसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? ये देखिए यहाँ पर है ना, हम फैन को ऐसे रन कर सकते हैं. इससे क्या होगा, जो हल्की चीजें हैं वो उड़कर दूर, यहाँ पर देखिए हल्की चीजें जो भूसा है छोटे छोटी जो हल्की हल्की लकड़ियां हैं वो सारी उड़ के चली जाएंगी और अनाज नीचे गिरता जाएगा है ना. सो रूम में हम फैन की मदद से हवा को ब्लो कर सकते हैं. नाउ यहाँ एक हमें फैक्ट दिया हुआ है, more to know, technological developments have resulted in developing of threshing machines called threshers. अब ये जो प्रोसेस है थ्रेशिंग का या विनोइंग का, इसके लिए अब मशीन्स आ गई हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से. तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं थ्रेशर. These machines are used for separating grains from the stalks and husk. तो इससे अनाज के दाने बिल्कुल अलग हो जाते हैं, पौधों से भी हम अलग कर लेते हैं और भूसा भी अलग हो जाता है.